नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने थर्ड यूनिट का आदर्शवाद कंप्लीट कर लिया। व्यक्तिवाद को हमने इससे पूर्व वाले लेक्चर में इसकी एक जो प्रारूप होता है, रूपरेखा होती है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज व्यक्तिवाद के जो प्रमुख विचार रख रहे हैं, उनके विचार, व्यक्तित्व और उनकी जो विचारधाराएं रही हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। जॉन लॉक इसमें सबसे पहला नाम है। इस परिवेश में जब मध्ययुगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि नैतिक व्यवस्थाएं व मान्यताएं विचलित हो रही थी और एक नवीन आर्थिक वर्ग, जिसे बाद में मार्क्सवाद में मध्यम वर्ग का नाम मिला, का उदय हो रहा था। वैचारिक जगत किसी ऐसे चिंतक की राह देख रहा था जो इन नवीन आवश्यकताओं को दार्शनिक स्वरूप प्रदान कर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में उठने वाली मांगों को ठोस वैचारिक आधार प्रदान कर सके। इस इंतजार का अंत ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के 1690 में प्रकाशित पुस्तक द टू टेरिटरीज ऑन सिविल गवर्नमेंट से होता है। जॉन लॉक के दो विचार व्यक्तिवाद के लिए बहुत अधिक सहायक रहे हैं। पहला, राज्य का आधार सामाजिक समझौता है। दूसरा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य को सामाजिक समझौते की उत्पत्ति बताकर लॉक ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य या शासन व्यक्ति के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है और जीवन और स्वतंत्रता की दृष्टि से इसको संपूर्ण किया जाता है। इसी क्रम में जॉन लॉक ने प्रकृति के बारे में कुछ विचार बताए, जिसे लॉक के वैचारिक प्रमुख आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे और इसी को हम दृष्टिगत रखते हुए उनके विचारों से सहमत होकर के आगे प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जॉन लॉक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य को सामाजिक समझौते की उत्पत्ति बताकर यह सिद्ध कर दिया कि राज्य या शासन व्यक्ति के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति को प्राकृतिक कहकर लॉक ने इन्हें व्यक्ति के लिए अनिवार्य व पावन अधिकार घोषित कर दिया, जिसका अपहरण किसी शासक या शासन द्वारा नहीं किया जा सकता। और यदि कोई शासन व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो समाज को यह अधिकार है कि वह ऐसी सरकार को बदल दे। उसने ऐसी स्थिति में विद्रोह का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि उसे पवित्र कर्तव्य की संज्ञा दी। प्रोफेसर सी वॉन ने लॉक की द टेरिटरीज को दो नली वाली बंदूक कहा है, जिसमें से एक फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजाओं के दैवीय अधिकार और दूसरी हॉब्स के विरुद्ध तनी हुई है। लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से राज्य की निरंकुशता को पूर्णतः निषेधित कर देते हैं। वहीं दूसरे विचारक हैं एडम स्मिथ। निश्चित रूप से जिस एक व्यक्ति ने व्यक्तिवाद को
सर्वाधिक प्रभावित किया है वह व्यक्ति है अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने व्यक्तिवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है स्टूडेंट्स। वे स्कॉटलैंड के प्रोफेसर रहे हैं। फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनाए जा रहे हस्तक्षेप का सिद्धांत को अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, के द्वारा आर्थिक क्षेत्र का सर्वाधिक अधिकृत व स्वीकृत सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। जिस प्रकार जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार घोषित किया था, उसी तरह एडम स्मिथ ने उद्योग व व्यापार की स्वाधीनता को प्राकृतिक अधिकार माना। स्मिथ के निष्कर्षों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। 1. प्रत्येक व्यक्ति में स्वहित सेल्फ इंटरेस्ट की स्वाभाविक प्रकृति होती है। नंबर 2. स्वहित की भावना उसे स्वलाभ सेल्फ प्रॉफिट की तरफ ले जाती है। नंबर 3. लाभ के लिए प्रत्येक व्यक्ति में व्यापार की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 4. व्यक्तियों का निजी लाभ प्राइवेट प्रॉफिट ही राज्य का, राष्ट्र का लाभ होता है, नेशनल प्रॉफिट माना जाता है। अतः एडम स्मिथ का ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को वह कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उसकी योग्यता के अनुरूप है और जिसे वह अपने लिए लाभप्रद समझता है। इससे व्यक्ति अपने कार्य से अधिक लगाव अनुभव करेगा और उसे श्रेष्ठ ढंग से पूरा भी करेगा। जब कार्य का संपादन श्रेष्ठ तरीके से होगा तो न केवल उस विशेष व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ होगा बल्कि संपूर्ण समाज की संप्रदा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सभी व्यक्तियों की संपत्ति ही राष्ट्र की सामूहिक संपत्ति है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति में वृद्धि से राष्ट्रीय संप्रदा में भी वृद्धि होती है। इसलिए स्मिथ इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर होगा जो कि सकारात्मक यानी लाभ और नकारात्मक यानी हानि जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व ही पर निर्भर करता है। अतः व्यक्ति स्वभावतः लाभ का इच्छुक होता है और अतः वह सदैव ही अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करेगा ताकि हानि से बच सके। स्वयं स्मिथ के शब्दों में स्त्री और पुरुष अपना सर्वोत्तम तब करते हैं जब परिश्रम या बुद्धिमत्ता के पुरस्कारों और आलस्य के दंडों दोनों प्रतिफल भोगते हैं। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण था कि उन लोगों को उस कार्य को खोजने या उस व्यापार को करने की स्वतंत्रता होती है जो अपने प्रयासों को पुरस्कृत कर सकते हैं। यद्यपि स्मिथ ने व्यक्तिवाद की सामान्य मान्यताओं के विपरीत राज्य के समझौतावादी सिद्धांत का खंडन किया तथा राज्य व शासन को ऐतिहासिक विकास का परिणाम बताया, तथापि वह राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं। उनके अनुसार राज्य का मुख्य कार्य शांति, व्यवस्था व सुरक्षा को बनाए रखना है। अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि उत्पादन व श्रम के स्वतंत्र विनिमय को नियंत्रित करना समाज के आर्थिक समृद्धि के लिए विध्वंसकारी होता है। इसके बाद में जे.एस. मिल हैं। जिस स्वतंत्रता को व्यक्तिवादी विचारधारा में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है उसे मानव व्यक्तित्व का प्राण तत्व सिद्ध करने का श्रेय जॉन स्टुअर्ट मिल को जाता है। मिल ने अनुभव किया कि इंग्लैंड में व्यक्ति की स्वतंत्रता संकट में है, क्योंकि शासन जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर के नाम पर व्यापक विधि निर्माण के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र का प्रसार कर रखा। उसे भय था कि तथाकथित लोकतांत्रिक बहुमत अपनी निरंकुशता से व्यक्तियों के चिंतन व कार्य की स्वाधीनता को समाप्त कर सकता है। इस परिवेश में 1859 में ऑन लिबर्टी का प्रकाशन हुआ, जिसके संबंध में वेपर ने कहा है कि विचार स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए इससे श्रेष्ठतर रचना कभी नहीं
की गई। बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया प्रोफेसर वेपर ने कि ऑन लिबर्टी में सबसे ज़्यादा वैचारिक स्वतंत्रता को और व्यक्ति की रक्षा के लिए, स्वतंत्र रक्षा के लिए प्रयास किया गया है और ऐसी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिवाद की मूल भावना को स्वर देते हुए मिल ने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना है। मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण उन्नति के लिए स्वतंत्रता अपरिहार्य है, क्योंकि केवल स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपनी योग्यताओं व अभिवृत्तियों को स्वाभाविक अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इसलिए मिल ने अनावश्यक कानूनों, बहुमत की निरंकुशता और रूढ़ियों व प्रथाओं के रूप में प्रचलित अनेक मान्यताओं का विरोध किया। उसकी मान्यता अनुसार व्यक्ति विवेकमान प्राणी है, अतः अपने स्वहित का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक भी वह स्वयं ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक और क्षमता अनुसार कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, बशर्ते वह अन्य लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप ना कर रहा हो। उन्होंने एक व्यक्ति के विचार के संबंध में 3 स्थितियों की परिकल्पना की। संभव है उसका विचार सत्य हो, सेकंड संभव है उसका विचार असत्य हो, और थर्ड उसका विचार आंशिक रूप से सत्य या असत्य हो। तो मिल ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रदान करना समाज के हित में है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सामाजिक व राजनीतिक प्राणी मनुष्य है और उसकी प्रगति व्यक्ति की मौलिकता और क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। व्यक्तियों के सुख के स्रोत, दुखों की अनुभूति तथा शारीरिक और नैतिक क्षमताओं में इतना अंतर होता है कि जब तक उनको अपना विशिष्ट जीवन जीने की छूट नहीं मिलेगी, तब तक वे ना तो सुख प्राप्त कर सकते हैं और ना ही मानसिक, नैतिक और भौतिक विकास के उस स्तर को स्पर्श कर सकते हैं जहाँ पहुँचना उनका लक्ष्य है। अतः समाज और व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु वैचारिक मौलिकता और विविधता का होना आवश्यक है। इसके लिए मिल ने 2 स्वतंत्रताओं को आवश्यक बताया है। नंबर 1, विचार व वार्तालाप की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशंस, और कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। जहाँ तक विचार विमर्श या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, मिल की मान्यता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उसका महत्वपूर्ण आयाम है। वह सुकरात और ईसा मसीह के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर शेष मानवता एकमत हो और वह व्यक्ति विपरीत मत रखता हो, तो भी संपूर्ण मानवता का उस एक व्यक्ति को चुप कराने में उससे अधिक न्यायसंगत नहीं होगी, जितना कि वह एक व्यक्ति यदि उसमें मानवता को चुप कराने की शक्ति हो तो न्यायसंगत होगा। तो इस स्थितियों में मिल ने व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के अनेक विचारों से हमारी राजनीतिक विचारकों के अंदर और हमारे जो विद्यार्थी है पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए अनेक चीज़ों के बारे में हमसे चर्चा की और हमें उसके बारे में जानकारी दी। व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने निम्नलिखित स्थितियों में सीमित किया: यदि उसका आचरण अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके सार्वजनिक कर्तव्य की अनुपालना में बाधक बनती हो और राष्ट्रीय संकट में स्थिति हो। इस प्रकार उन्होंने इतने विचारों से हमारे को अवगत कराया। इस स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिमूलक लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, और लेकिन मिल निरपेक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। वे मताधिकार और उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान करना चाहते हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों। आज के व्याख्यान में इतना ही।